नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है और इस अवसर पर अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो दशहरे से पहले ही बताते चले कि दिन हरियाणा पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक और कुरुक्षेत्र का दौरा करके दिल्ली एनसीआर में हरियाणा की बढ़ती भूमिका का जिक्र किया है। उन्होंने देश की आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी और सहकारिता पर जोर दिया है। रोहतक में गृह मंत्री ने बतौर सहकारिता मंत्री एक बड़े दुग्ध प्लांट का उद्घाटन किया है, तो बतौर गृह मंत्री कुरुक्षेत्र में 3 आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया है। गृह मंत्री ने प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरियां देने पर नायब सरकार की दिल खोलकर तारीफ की है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र सोनी जी और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। दशहरे के अगले ही दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक के आईएमटी में साबर दूध प्लांट का उद्घाटन किया। डेयरी प्लांट के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में गृह मंत्री का जोर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी और सहकारिता पर रहा। स्वदेशी मतलब देश की प्रगति की सीढ़ियां बनाना और उस पर तेजी से चढ़ना, और सहकारिता मतलब एक साथ मिलकर काम करना ताकि उत्पादकता और निर्माण का फल सभी को मिले। रोहतक में देश के गृह मंत्री ने खादी कारीगरों के महोत्सव में उन्हें किट भी दी ताकि वो अपने हुनर और सहभागिता से बड़े स्तर पर काम करके उससे अपने रोजगार को और आगे ले जाएं। आज हमारी साबर डेयरी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी राज्यों के किसानों की सेवा कर रही है और अब हरियाणा में हर जगह ये पहुंचेगी। इससे किसानों की आय में बहुत बड़ी समृद्धि होगी। गौरतलब है कि रोहतक के बाद अमित शाह कुरुक्षेत्र पहुंचे और ब्रह्म सरोवर पर 3 आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने पुलिस के कामकाज मतलब डायल 112 की गाड़ी कितनी जल्दी रिस्पॉन्स देती है, अमित शाह ने नायब सरकार की तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। गौरतलब है कि अमित शाह की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। उत्तराखंड से हरियाणा होकर पंजाब जाने वाले ट्रैफिक और पेहोवा पटियाला से हरियाणा होकर दूसरे रास्तों को जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। यानी दिल्ली एनसीआर में हरियाणा की भूमिका लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के 22 में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। प्रदेश का 57% हिस्सा दिल्ली एनसीआर में शामिल है। इसीलिए हरियाणा का विकास और व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।
तो अमित शाह का दौरा बहुत ही अहम रहा है। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और इसके साथ ही आत्मनिर्भरता और इसके लिए स्वदेशी अपनाने की भी जनता से उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, अमित शाह के इस दौरे को आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए सत्यम, आपको याद दिलाऊं 2014 में बीजेपी की पहली मर्तबा सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में सितंबर महीना था जब रेवाड़ी में मोदी जी ने पूर्व सैनिकों की एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। पहला कार्यक्रम हरियाणा में था। उसके बाद वो दिल्ली भी आए। दिल्ली में मेरे को याद है एक कॉलेज में स्टूडेंट्स को लेडी मिरिंडा ऐसा कोई कॉलेज था, प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा था, ये जो जिस मेट्रो में आप सवारी करते हो, जानते हो इस मेट्रो का डिब्बा हमारे गुजरात के एक IITians ने, एक युवक ने डिजाइन किया है। आपको पता है जो अमूल दूध आप दिल्ली के लोग पीते हैं, अमूल दूध कहां से आता है? गुजरात से आता है। तो गुजरात की तरक्की को उन्होंने हाईलाइट किया था प्रधानमंत्री बनने से पहले। आज भी हरियाणा में हम देखें, अमूल दूध मदर डेयरी दिल्ली से आता है, अमूल गुजरात का दूध, और तीसरा वीटा हरियाणा का अपना दूध। 3 बड़ी दूध कंपनियां हैं, घी, मक्खन, पनीर, मक्खन, सारी डेयरी आइटम्स देती हैं। लेकिन अब जिस साबर बड़े मिल्क प्लांट का आज रोहतक में उद्घाटन किया अमित शाह जी ने, उनका ये कहना है कि अब दिल्ली NCR में, पूरे दिल्ली NCR में, उसमें 14 जिले तो हरियाणा के हैं, यूपी के जिले हैं, एक आध जिला राजस्थान का भी है जी। तो करोड़ों लोगों को ये जो प्लांट रोहतक में आज IMT में शुरू किया गया है, वो दिल्ली NCR में दूध उत्पादों में हरियाणा का ये जो प्लांट है तो वो गुजरात का प्लांट। मेरे को लगता है साबरमती से नाम लिया गया है। साबर गुजरात की कंपनी है, लेकिन रोहतक में प्लांट लगा के पूरी दिल्ली NCR की दूध की जरूरतें पूरे करेगी। सत्यम, इस मौके पर आज बहुत जरूरी बात ये करना भी जरूरी है, सहकारिता एक बड़ा महकमा होता है। अमित शाह जी गृह मंत्री है और केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी है, इस नाते उन्होंने प्लांट का उद्घाटन किया है। और अरविंद शर्मा, चूंकि मुख्यमंत्री ने तो रहना था, प्रोटोकॉल था, लेकिन अरविंद शर्मा हरियाणा के सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता वाला विभाग हमेशा से शुरू दिन से 1957-58 से मेरे को याद है, पानीपत की चीनी मिल, पुरानी चीनी मिल है, सहकारिता विभाग हमेशा से घाटे में रहा है हरियाणा में। ये मैंने सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर थे, फिर बनवारी लाल थे, अब अरविंद शर्मा। मैंने ये सवाल उठाया कि कुछ ऑफिसर्स ने मेरे को बताया था कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां सहकारिता वाला महकमा हमेशा से प्रॉफिट में रोजगार देता है, सरकार को भी आमदनी होती है। लेकिन हरियाणा में शुरू दिन से घाटे में और आज तक घाटे में है। तो ये बात मैंने अरविंद शर्मा से भी एक बार कही थी जब वो मंत्री बने। उनका कहना है कि हम जरूर इस पे कुछ काम करेंगे, लेकिन सहकारिता विभाग बड़ा है जो रोजगार देता है हजारों लाखों लोगों को, लेकिन आज तक नुकसान में चल रहा है, टोटे में चल रहा है, आज तक फायदा नहीं कमा सका। अब मेरे को लगता है अमित शाह जी आए, शायद उनके संज्ञान में ये बात हुई हो कि हरियाणा में सहकारिता, क्योंकि वो खुद सहकारिता मंत्री है, केंद्रीय है, लेकिन हरियाणा के सहकारिता विभाग जो है उसकी सेहत को दुरुस्त करना जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर महेश, मैं आपके पास आऊंगा महेश जी, कि यहाँ पर दुग्ध प्लांट का जिस तरीके से उद्घाटन किया गया है, इसके बाद अब जो आम किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, इस तरीके की बात कही गई। आम जनता को इस दुग्ध प्लांट से किस तरीके से फायदा पहुंचेगा? देखिए सत्यम, ये तो मान के चलिए कि दिल्ली प्रदेश का अपना कोई दूध प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो या जो दिल्ली की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, ऐसा ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में यहाँ जो दिल्ली के साथ लगते इलाके हैं, चाहे सोनीपत के इलाके की बात की जाए और गोहाना से आगे का और दिल्ली तक का जो इलाका है, ये दरअसल पहले से जो मिल्क प्रोडक्शन का इलाका है, इसी इलाके को माना जाता है। और इसी इलाके से मदर डेयरी और इसके अलावा जो दूसरी दूध कंपनियाँ हैं, यहाँ से अपना जो दूध है वो यहाँ से कलेक्शन करती हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर मदर डेयरी दिल्ली का जो पैकेट है वो इन्हें पहले से दिया गया है। उसके बाद रोजाना इस दूध की पैकेजिंग होती है और ये सप्लाई दिल्ली को कर दिया जाता है। पैकेजिंग का जो नाम है वो दिल्ली का दिया जाता है, लेकिन ये तैयार हरियाणा में किया जाता है, क्योंकि दूध का उत्पादन हरियाणा में है। ये पैकेट्स पहले से मदर डेयरी के दिए गए हैं इन तमाम पैकेजिंग यूनिट्स को, जो कि रोजाना इस दूध को पैक करते हैं और दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, बड़ी ज़रूरत तो दिल्ली की ज़्यादा है। हरियाणा प्रदेश तो अपनी ज़रूरतों को लेकर लगभग जो है पूरा कर पाने में सक्षम होता है, लेकिन दिल्ली चूंकि एक महानगर है और
वहां पर दूध का जो प्रोडक्शन है वो काफी कम मात्रा में वहां पर दूध का उत्पादन होता है। ये जो सीमावर्ती इलाके हैं दिल्ली प्रदेश के, यहीं पर ग्रामीण क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश के, और यहीं पर दूध का उत्पादन भी सबसे ज्यादा इन इलाकों में होता है। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि इसका सीधा फायदा, अगर पहला फायदा किसी को मिलता है तो फिर दूध की सप्लाई चेन के रूप में यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर के इलाके को मिलता है। दूसरा फायदा अगर समझने की कोशिश की जाए तो किसानों को जरूर मिलता है कि उनका उत्पाद अगर आसानी से बिक जाता है, दूध की अगर अच्छी कीमत मिलती है, हालांकि फैट के आधार पर ही दूध खरीदा जाता है, कितना फैट किस दूध में है उसी के आधार पर दूध प्रति लीटर की जो कीमत है वो तय की जाती है। ये दूध परचेज किसानों से किया जाएगा तो जाहिर है फिर किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, जो आय क्षमता है, जो क्रय क्षमता है किसानों की, उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और अगर इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर हरियाणा में लगाई जाती है, और जिस तरीके से मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जानकारी दे रहे थे कि लगातार घाटे में रहा, घाटे में रहने की दो बड़ी वजह रही। एक तो सरकार के लिए कभी भी सहकारिता प्राथमिकता पर हरियाणा प्रदेश में नहीं रहा, और दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो भी यूनिट्स लगाई गई, ज्यादातर जो यूनिट्स लगाई गई वो एक पॉलिटिकल कारण से लगाई गई। कहीं पर जो शुगर मिल लगाई गई वो फेल होती चली गई क्योंकि उसकी तरफ किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, किसी भी तरह के बिजनेस मॉडल वहां पर तैयार नहीं किए गए। उसके जो सप्लीमेंट्स थे या कहीं की जो उत्पाद बनाने के बाद जो दूसरी चीजें थी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाए। हालांकि पिछले 5 से 6 सालों से ये बात कही जा रही है कि शुगर मिल जो है ब्रांडिंग पर काम करेंगे, उसके बाद खांड बनाने का काम करेंगे और ऑर्गेनिक गुड़ बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, शक्कर वो बनाएंगे, उससे जो आय में इजाफा है वो करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर समझने की कोशिश की जाए तो तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकता पर सहकारिता हरियाणा प्रदेश में नहीं था। अब अगर इस तरह की कोई यूनिट लगती है तो सप्लाई चेन के तौर पर दिल्ली को ज्यादा फायदा होगा और आमदनी के तौर पर किसानों को ज्यादा फायदा होगा। इसे सिर्फ इतना ही समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सहकारिता और जो स्वदेशी है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता बनने वाला है। वजह क्या है? वजह यह भी है कि हम अपना जो बाजार है दूसरे देशों को खोलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। चाहे चाइना की स्थिति को हम समझने की कोशिश करें क्योंकि अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं और सीधी फ्लाइट जो है नई दिल्ली से चाइना को लेकर, बीजिंग को लेकर वो शुरू होने जा रही है और बिजनेस जो इंटरेस्ट हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यकीनन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उनकी कीमत का जो अंतर है, चाहे चाइना के प्रोडक्ट की बात की जाए, चाहे भारत के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, कपड़ों की बात की जाए, जूतों की बात की जाए, कोई भी ऐसी चीज जो चाइना बल्क प्रोडक्शन करता है उसका मुकाबला कीमत के तौर पर भारत के साथ करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हालांकि क्वालिटी भारत की बेहतरीन हो सकती है लेकिन कीमत का जो अंतर है उसे पाट पाना शायद मुश्किल हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजों का उत्पादन किया जाए कि जो भारत में जिसकी सबसे ज्यादा मांग हो, भारत स्वावलंबी बाजार के तौर पर सामने आए। इतनी बड़ी आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अगर अपनी उत्पाद को खुद खरीद ले तो फिर किसी दूसरे देश के साथ व्यापार की अगर संभावनाएं घट भी जाती है जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका के साथ हुआ है, तो ऐसे में भारत जो है स्वावलंबी अगर होगा व्यापार के तौर पर, अपना उत्पाद वो खुद अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आर्थिक क्षमता बढ़ेगी और ये कहा जा सकता है कि फिर एक फाइनेंशियल सुपर पावर भी भारत हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी पूरी दुनिया में भारत के पास ही है। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, इस समय जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है उसके बाद से लगातार जोर दिया जा रहा है भारत में बने प्रोडक्ट को अपनाने का, और आज का जो अमित शाह का दौरा भी था उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वदेशी चीजें जो हैं वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। और आगामी त्यौहार है और इसी दौरान जिस तरीके से अमित शाह ने लोगों से भारतीय चीजों को अपनाने के लिए कहा है, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, इन्होंने कहा, अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि स्वदेशी का मतलब सिर्फ खादी नहीं है, सभी जो प्रोडक्ट होते हैं जो स्वदेशी जो देश के अंदर बनते हैं उनका उपयोग किया जाए। बिल्कुल। तो स्वदेशी के लिए पहले ही सरकार जो है प्रचार प्रसार कर रही है। आज अमित शाह जी ने उस बात को दोहराया है और उनकी देखिए अब ये स्वदेशी का एक जो नया आंदोलन उठा है, जो स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दिवाली पर अब देखो जो जीएसटी का ये उत्सव बनाया गया, बचत उत्सव बनाया गया, तो उससे लोगों ने काफी खरीदारी की है, वो स्वदेशी की तरफ ये कदम है।
और अब दिवाली के त्योहार में लोग खरीदारी करते हैं, तो इसी उद्देश्य से कहा गया है कि स्वदेशी को अपनाएं, क्योंकि आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर स्वदेशी का प्रचार किया जाए, अपने उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो निश्चित रूप से भारत जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। और जो आज भारत को चुनौती मिल रही है वो स्वदेशी के प्रचार प्रसार से, अपनाने, स्वदेशी को अपनाने से ही दूर की जा सकती है। हालांकि देखिए, इसमें तो आज अमित शाह के दौरे के पीछे राजनीतिक कारण भी हैं। अब देखिए, अब जहां रोहतक की बात थी, रोहतक को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि देखिए रोहतक में उद्घाटन किया गया। तो रोहतक में उद्घाटन इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, जो अभी हाल के विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। इसमें रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद, मेवात और नू का इलाका था। तो ऐसे 5 जिले जिनकी विधानसभा सीटों की संख्या 19 बनती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर भी फोकस कर रही है। तो इस दृष्टि से रोहतक का उनका काफी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी है रोहतक, और रोहतक और झज्जर में भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट ना मिलना ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था। हालांकि रोहतक के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की हार का बदला ले लिया, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जिस तरह से मजबूत कर रही है और एक तरह से एक राजनीतिक संदेश भी दे रही है, तो अमित शाह जी ने जहां कुरुक्षेत्र के अंदर 825 करोड़ की जो परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया, वो विकासपरक योजनाएं थी। रोहतक से उन्होंने राजनीतिक संदेश भी दिया और ये भी कहा कि पहले की सरकारों में क्या होता था, पहले, अब जो पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, अब कोई एक जिले तक का विकास सीमित नहीं है। तो राजनीतिक संदेश के साथ साथ उन्होंने सरकार को भी सराहा है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी तारीफ की उन्होंने कहा कि ये जो सरकार पहले जो है, जो सरकारों में भेदभाव होता था, पक्षपात होता था, नौकरियों में जिस तरह के भाई भतीजावाद होता था, वो वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने उस रीति नीति को बदल दिया है और समान विकास की नीति चल रही है। और हर जो पात्र है, जो एक मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। और देखिए, स्वदेशी की बात है, स्वदेशी का प्रचार सभी कर रहे हैं, सरकार का एक आंदोलन है, तो स्वदेशी को लोग ज्यादा अपनाएं और इस बात का प्रचार प्रसार तो किया जा रहा है और लोगों के मन में भावना भी आ रही है, क्योंकि जब हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं, अगर वो गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तम रहेंगे, उनकी गुणवत्ता और जो अच्छी रहेगी, तो लोगों में विश्वास का वातावरण भी बनेगा और बाहर भी जो हमारे उत्पाद है उनकी मांग बढ़ेगी। बिल्कुल। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र जी, जिस तरीके से स्वदेशी को अपनाने की तो बात यहाँ पर की गई है, इसके साथ साथ यहाँ पर रोहतक में जिस तरीके से अमित शाह ने पर्ची खर्ची का भी जिक्र किया है, क्या अब वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है नौकरियों में पर्ची खर्ची वाली? जिस तरीके का आरोप बीजेपी लगातार लगाती आई है, चुनाव से पहले भी ये कहा जाता रहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पर्ची खर्ची का जो प्रचलन था वो बहुत ज़्यादा था। देखिए सत्यम, ये बात तो ठीक है कि इस सरकार में पहले के मुकाबले पारदर्शिता है नौकरियों के मामले में, बिना पर्ची बिना खर्ची। लेकिन विपक्ष के लोग तो लगातार आरोप भूपेंद्र हुड्डा और कि नौकरियां बिकती है। दरअसल पता है क्या है, देखिए राजनीतिक दावे सारे पार्टियां करती है, चाहे वो सत्ता में है चाहे विपक्ष में है। विपक्ष के लोग कहते हैं, मैं खुद बतौर जर्नलिस्ट कहूं तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरी खोजबीन है, जो मैं बातचीत करता हूं, इस दावे में दम तो है, लेकिन 100% नहीं है, ये मैं खुलकर कह सकता हूं। 80% मान सकते हैं कि फेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जरूर है और होता भी है। अगर ना होता तो आप देखिए 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, पहले बीबी भारतीय बने थे चेयरमैन, उन पर दाग लगा था पहली ही सरकार में बीजेपी की। कोई ऑडियो वायरल हुआ था उनके बेटे का, उनसे इस्तीफा लिया गया था, जांच हुई, उनको फिर रीइंस्टेट किया गया, फिर उनको बहाल कर दिया गया था जांच के बाद। एचपीएससी की नौकरियां जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स की होती है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1 क्लास 2 में अनिल नागर थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उनके दफ्तर से विजिलेंस भी सरकार की थी, 84 लाख रुपया बरामद हुआ था। अब देखिए एचपीएससी इतना बड़ा भर्ती आयोग है, बड़ा, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो क्लैरिकल, पटवारी, पुलिस की भर्ती करता है, लेकिन एचपीएससी जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग जो क्लास 1 क्लास 2 की भर्ती करता है, वहां भी वो देखिए दाग तो लगे थे, आरोप भी लगे थे, वहां से बरामदगी हुई थी पैसे और अनिल नागर को जेल भी हुई थी। देखिए आरोप लगे हैं, विपक्ष लगाता भी है, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले में मानता हूं पारदर्शिता है, दावों में दम है।
लेकिन 100% दम है, इससे लिए मैं सहमत नहीं हूं। महेश जी, जिस तरीके से रोहतक में ये तमाम बातें पर्ची खर्ची से लेकर और भारतीय चीज़ों को अपनाने की बातें की गई, और अमित शाह के इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर राजनीतिक लिहाज से इस दौरे को देखा जाए तो क्या संदेश? देखिए, एक जिले की सरकार की जहां तक बात है, अगर ये संदेश या अगर ये कमेंट रोहतक में किया गया है तो मुझे लगता है कि शायद माकूल नहीं है। अगर ये कमेंट किया गया है गृह मंत्री की तरफ से कुरुक्षेत्र में तो फिर ये वाजिब हो सकता है। वजह क्या है कि रोहतक प्रायोरिटी पर रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सालों में, चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो और पर्ची खर्ची की भी जहां तक बात है, तो रोहतक के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर्ची और खर्ची का जो ये पूरा सिस्टम था, ये रोहतक के लिए तो सबसे ज्यादा फायदे का सौदा रहा। आप पिछले 50 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 10 सालों में जितने युवा, रोहतक के युवाओं को नौकरी मिली, जिनका परमानेंट एड्रेस रोहतक है, जितनों को नौकरी मिली उतनी शायद इन 10 सालों में मिली, उतनी बाकी 40 सालों में शायद नहीं मिली होगी, और यकीनन नहीं मिली होगी। उसके बाद तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दूसरे कार्यकाल का जिक्र किया जाए तो यहां पर परमानेंट एड्रेस को भी बदलवा कर भरवाया गया, ताकि क्योंकि बाद में खबरों की सुर्खियां बनती कि देखिए आधे तो रोहतक से सेलेक्ट हुए हैं, बचे हुए 30% जो है वो झज्जर से सेलेक्ट हुए हैं, और बचे हुए जो 30% है यानी 50% रोहतक से और 20% या 25% आप लगाइए कि झज्जर से, तो बचा क्या 25% और 25% में पूरा हरियाणा निपट जाता था। तो ऐसे में ये कमेंट अगर कर रहे हैं गृह मंत्री तो शायद कुरुक्षेत्र में करें तो फायदे का सौदा है, लेकिन अगर रोहतक में करें तो फिर ये उतना फायदे का सौदा इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सालों के कार्यकाल में रोहतक, और रोहतक के जिस प्रारूप को आप आज देख पा रहे हैं काफी पिछड़ा हुआ इलाका कहा जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज संभालने से पहले रोहतक अपेक्षित था, रोहतक पिछड़ा हुआ था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और यह शायद ये वजह भी रही कि प्राथमिकता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने इलाके को दी, और जो विकास की रफ्तार में रोहतक जिला पिछड़ गया था उसे पिछड़ेपन से आगे निकालकर और काफी एडवांस उस जिले को विकास को की दृष्टि से उसे आगे पहुंचाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया। पर्ची और खर्ची का सिस्टम रोहतक जिले के लिए, झज्जर के इलाके के लिए फायदे का सौदा था। इसके अलावा जो प्रायोरिटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे रहे थे शायद इस सरकार में या किसी भी सरकार में रोहतक के इलाके को, झज्जर के इलाके को नहीं मिल सकती। लेकिन अगर रोहतक जिले को छोड़ दे, जो सवाल आप कर रहे थे कि रोहतक में खड़े होकर ये बात कही गई है, तो शायद माकूल नहीं है। लेकिन अगर पूरे हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में इस कहानी को समझने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है कि ये फायदे का सौदा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि जब तक चौटाला की सरकार थी तो सिरसा प्रायोरिटी पर था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो जो है रोहतक का इलाका प्रायोरिटी पर था, और उससे पीछे भी अगर जाएं तो भजनलाल जी की जब सरकार थी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की जब सरकार थी, जब वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, तो हिसार का इलाका वीवीआईपी इलाका माना जाता था। यानी पूरे प्रदेश में अगर किसी एक जिले को वीवीआईपी की कैटेगरी में, श्रेणी में अगर रखा जाता में हिसार को रखा जाता था, तो ये जो प्रथा ये खत्म करने की कोशिश थी। हालांकि सीएम सिटी करनाल खबरों में हम कहते रहे और कोशिश की गई थी यहाँ मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री की करनाल को एक बेहतरीन जिले के रूप में विकसित वो करें, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो कि मनोहर लाल खट्टर ने पूरे प्रदेश के सभी इलाकों को बराबर रखने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। और नायब सिंह सैनी भी देखिए अपने इलाके की एक मोह तो होता है, और ये मोह नायब सिंह सैनी में भी है, ये जो लगाव है नायब सिंह सैनी में भी है, लेकिन संतुलन बनाकर सरकार चल रही है, ये देखने वाली बात का समान विकास इस वक्त करवा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर आखिरी कमेंट क्या है आपका? देखिए, ये एक कार्यकर्ताओं के लिए बड़ोबल बढ़ाने वाला दौरा भी था। रोहतक के अंदर गए तो वहां के उस जो जिले के आसपास के जिले के कार्यकर्ता थे, जो मंत्री थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की जी। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो जीडी रोड बेल्ट के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। तो एक संपर्क का माध्यम रहता है, तो और जनता के बीच भी संदेश दिया। रोहतक के अंदर भी उनका रोजगार की तरफ फोकस था, और कुरुक्षेत्र के अंदर भी जब उन्होंने 825 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तो एक विकास का संदेश था। तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण दौरा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमित शाह जी का हरियाणा पर इसलिए भी फोकस है क्योंकि हरियाणा जब मुख्यमंत्री का चयन था नायब सिंह सैनी के चयन में, वो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर आए थे, तो हरियाणा का उनकी दृष्टि में काफी महत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से और उसके अलावा एक विकास परियोजनाओं की तरफ से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जो है बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की सौगात जो है वो हरियाणा वासियों को दी है।